प्रयास आवासीय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारियों में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने 2023-24 के प्रश्न पत्र का विज्ञान का खंड देखा था। साइंस के सेक्शन में हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और उनके आंसर्स तलाशे थे। आज शुरुआत कर रहे हैं मैथ्स के सेक्शन से। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये 2023-24 का पेपर है जो प्रयास आवासीय विद्यालय के लिए आयोजित किया गया था। प्रवेश परीक्षा कक्षा 9वीं के लिए जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसकी बात मैं कर रहा हूँ। दोस्तों नमस्कार। ज़ीरो पीरियड में आप इस तरह के वीडियोस देखते रहेंगे। पिछले प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारियों के कुछ वीडियोस भी मिल जाएंगे। आप एक बार विज़िट करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लग रहा है और किस तरह के और प्रश्नों की डिमांड करते हैं। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला जो सवाल है, एक स्कूल के 5 अध्यापकों की आयु इस प्रकार है: 30, 37, 25, 26 और 32। एजेस ऑफ 5 टीचर्स इन अ स्कूल आर एज फॉलोज: 30, 37, 25, 26 और 32। व्हाट इज़ द मीन ऑफ द टीचर्स? टीचरों के एज का माध्य बताना है, मीन बताना है। उसके लिए आपको पता ही है कि मीन का जो फार्मूला होता है वो होता है मीन बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपान नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो ये प्रेक्षण आपके पास ये 5, इनका आप सम कर लें। टोटल आप करेंगे तो 2, 6, 8, 8, 5, 13, 13, 7, 20। इसका ज़ीरो यहाँ लगा देता हूँ मैं, बचेगा 2, 2, 3, 5, 5, 2, 7, 7, 2, 9, 9, 3, 12, 12, 3, 15, 150, 150 इनका टोटल आ रहा है। टोटल 5 टीचर हैं, 5 से भाग किया मैंने इसको तो ये 30 बार कट रहा है। तो आपका सवाल का करेक्ट आंसर 30 होगा। आप ए पे टिक लगा सकते हैं। अगला सवाल शुरू करते हैं जो 22वें नंबर का सवाल है, और इस 22वें नंबर के सवाल में क्या पूछा जा रहा है उसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैल्यू ऑफ 5/4 माइनस 8/3? 5/4 ऋण 8/3 का मान ज्ञात करना है। तो आप ये देख लीजिए, 5/4 है और ये 8/3 है। आपको पता ही है कि आप लघुत्तम लेकर के बनाते हैं इस सवालों को। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहीं पर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ। 5/4 को 3/3 से गुणा कर दिया, 8/3 को 4/4 से गुणा कर दिया। तो ये 5 तिया 15, 4 तिया 12, 8 चौक 32 और 4 तिया 12। तो कुल मिलाकर के बात कुछ इस तरह से बनती है: 15 ऋण 32/12। 15 में 32 को माइनस करेंगे तो ये आता है -17। तो -17/12 आपके क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। ऑप्शन बी में ये दिया हुआ है, आप दोनों तरफ देख सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में। तो -17/12 -17/12 आपके सवाल का उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। सवाल में 23rd क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 9 का वर्ग और 10 का वर्ग, इनके बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी? 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर, इनके बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी? तो आप चाहें तो इसको अलग अलग गुणा करके निकाल सकते हैं, लेकिन काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। तो आपको मैंने याद हो अगर आपको, तो आपने ये जो दो सक्सेसिव नंबर्स होते हैं, जो कंटिन्यूस नंबर्स होते हैं, लगातार नंबर होते हैं, उनके वर्गों के बीच में संख्या कितनी है यह ज्ञात करने के लिए एक परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, उसको आपको चेक करना चाहिए। जैसे वो प्रॉपर्टी में 2n+1 इसका आंसर आना चाहिए। अब 2n+1 क्या है ये समझते हैं हम, पहले इसका उत्तर निकाल लें। 2n+1, n का मतलब हुआ पहला नंबर जो प्रीवियस नंबर है, तो 2 × 9 हुआ 18, और उसमें एक आपने जोड़ा तो बचता है 19। आपके सवाल का जो जवाब आएगा वो 19 आएगा। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। अब ये 2n+1 कहाँ से आता है, तो आप इसको समझने के लिए, ये नंबर n स्क्वायर है और ये नंबर n+1 यानी उसके बाद का स्क्वायर है। बड़ा नंबर ये है, छोटा नंबर ये है। तो n+1 स्क्वायर के और n स्क्वायर के बीच में जितने नंबर होंगे उसका एक सिंपल सा फार्मूला बनता है, वो होता है 2n+1। तो आप चाहें तो इसे याद रखें और सीधे उपयोग करें, या फिर आप अलग अलग संख्याओं को निकालें और फिर उसको काउंट करें, ये भी आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न 24,
यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो प्रत्येक संगत कोणों का मान होगा। इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश इन मेजर्स। तो आपको पता होगा ये दो लाइंस हैं, अगर ये दोनों पैरेलल हैं, उसको कोई ट्रांसवर्सल यानी कि तिर्यक रेखा काटती है, तो ये जो संगत कोण बनते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, ये हमेशा इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो ऑप्शन ए पे टिक लगाइएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट उत्तर होगा, सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में बात करते हैं। पिता पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है, दोनों की आयु का गुणनफल 6300 है, पुत्र की आयु ज्ञात करें। केवल पुत्र की आयु पूछा है। अगर इनकी आयु का अनुपात 7:4 है तो मैंने मान लिया कि 7x और 4x हुआ, ये पिताजी की उम्र हुई और ये बेटे की उम्र हो गई। दोनों का गुणा करूंगा तो 7 चौक हुआ 28 और x के साथ x का गुणा होने पे x वर्ग हो गया। ये गुणनफल आता है 6300। देखो अब x वर्ग का मान निकालोगे तो हो जाएगा 6300 बटा 28। इसको कैंसिल करना है तो मुझे ये 7 से कैंसिल होता दिख रहा है, 7 चौक 28 हो जाएगा और 7 निया 63, 400 आ जाएगा। 4 से इसको काटूंगा अगर मैं तो ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पंची 20, 225 आ रहा है। 225 जो है वो किसका वर्ग है? 15 का वर्ग है। तो कुल मिला करके आपको x की वैल्यू मिल रही है 15। आपको पूछा है उसने पुत्र की आयु जो कि 4x है, तो पुत्र की आयु अगर 4x है तो 4 और 15 का गुणा करेंगे तो 15 चौक आएगा 60। आपके क्वेश्चन का सही जवाब आएगा 60 ईयर्स। ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है 60 ईयर्स इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किसके इकाई के स्थान पर 6 होगा? मतलब कौन सी संख्या के इकाई में 6 आएगा ये बताना है। पहले 19 का स्क्वायर दिया है, इसे थोड़ा सा आप दिमाग लगा करके शार्पली सॉल्व करिए। 19 का स्क्वायर, इसके यूनिट प्लेस में 9 है, अगर 9 का स्क्वायर करूंगा तो 81 आएगा, मतलब इसके इकाई में 1 आएगा, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। फिर 11 है, 11 का स्क्वायर करूंगा, इसका यूनिट प्लेस 1 है तो इसका स्क्वायर करने पर भी 1 आएगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। अब 24 है, 24 का यूनिट प्लेस है 4, 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16 आएगा, जिसके यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, और यही आपके सवाल का जवाब होना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। आप चाहें तो वेरीफाई करने के लिए डी पे भी चेक कर लें। डी 13 का स्क्वायर पूछ रहा है तो इसका यूनिट प्लेस 3 है, 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 आएगा, मतलब इस नंबर का जो यूनिट प्लेस होगा वो 9 होगा, तो 13 भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो ये एक एलिमिनेशन मेथड जैसा है जिसमें आप दिए गए ऑप्शंस को यूज़ करें और यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 ये कहता है कि अष्टभुज, अष्टभुज मतलब ऑक्टागन, ऑक्टागन में 8 साइड होंगे, ये बात को ध्यान रखें। अष्टभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? व्हाट इज द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ऑक्टागन? इंटीरियर एंगल के सम का बहुत सिंपल सा साधारण सा एक फार्मूला है, आप उसे सीधे सीधे यूज़ करिए। n-2 इंटू 180, जहाँ पर n होता है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दैट पॉलीगन। आप जिस बहुभुज की बात कर रहे हैं उसमें कितनी भुजाएं हैं उसको n की जगह रख दीजिए। तो मेरे पास जो बहुभुज है वो अष्टभुज है, 8 उसका वैल्यू हुआ, n की जगह 8 में 2 को घटा दूंगा, 8 में 2 को घटाने से मुझे 6 मिलेगा, 180 से गुणा करूंगा तो ये 1080, 1080, ये आपके ऑप्शन ए में ही दिख रहा है। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न का बहुलक क्या होगा ये पूछ रहा है, वो कुछ आंकड़े दिए हैं। व्हाट इज द मोड ऑफ द गिवन डेटा? तो मोड का मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आता है वो मोड कहलाता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट। तो एक एक करके देख लेते हैं। पहले तो इसमें 2 आया है, फिर 3 आया है, फिर 4 आया और 5 आया है। 2 कितने बार आया है? एक बार यहाँ दिख रहा है, दूसरी बार यहाँ दिख रहा है, उसके बाद और कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब 2 जो आया है 2 बार आया है। 3 की बात करें तो एक बार यहाँ आया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार। 3 आ रहा है आपका 5 बार, 2 आया 2 बार, 3 आया 5 बार। 4 की बात करें तो एक बार यहाँ आया है, दूसरी बार आया है और कहीं नहीं आया, तो 4 भी 2 ही बार आया है।
और 5 तो सीधा 1 और 2 बार ही दिख रहा है, तीसरी बार 3 बार दिख रहा है, 5 3 बार दिख रहा है। तो बहुत क्लियर है कि सबसे ज़्यादा आवृत्ति 3 की है, तो आपके इस क्वेश्चन का मोड जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वो होगा 3। ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे ये पूछता है डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न आपको होगा, छूट हमेशा दी जाती है अंकित मूल्य, लागत मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ। तो विक्रय मूल्य और लाभ का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। आपको कन्फ्यूज़न होगा लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस पे या कि प्रिंट प्राइस पे। तो इसके लिए आप थोड़ा सा अगर अपने कॉमन सेंस का यूज़ करें तो आप किसी भी शॉप में किसी भी मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर एक मार्क्ड प्राइस होती है, एक टैग लगा होता है, स्टिकर लगा होता है किसी भी प्रोडक्ट पे, और फिर जो डिस्काउंट दिया जाता है वो उस मार्क प्राइस के बेसिस पे ही दिया जाता है। जैसे मार्क प्राइस मान लो 400 रुपये है और आपको 10% का डिस्काउंट देगा तो वो आपके प्राइस में 40 रुपये कम करेगा, मतलब मार्क प्राइस पे 40 रुपये कम करके 360 रुपये में आपको वो चीज़ बेचेगा। बहुत सीधी सी बात है कि उसने वो डिस्काउंट मार्क प्राइस पे दिया है, तो इसे प्रिंट प्राइस भी कहा जाता है। तो आपके क्वेश्चन का जवाब होगा ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे पहुंच गए हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ 55 इज, 55 अंश का पूरक कोण क्या होगा, ये आपको बताना है। 55 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। पूरक कोण का डेफिनेशन कहता है कि दो कोणों का योग अगर 90 अंश हो तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। तो अगर एक कोण 55 अंश है तो 90 में आप 55 को घटाते हैं, 90 माइनस 55 करते हैं तो आपको मिलेगा 35 डिग्री इसमें दिया है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी को आप टिक कर लीजिए, वही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। व्हाट विल बी एक्सपोनेंट ऑफ 5 टू पावर 4 इंटू -5 टू पावर 2। देखिए ये जो -5 है उसके ऊपर पावर लगा है 2 का, तो अगर -5 के ऊपर पावर 2 लगा हो या 5 के ऊपर पावर 2 लगा हो, वैल्यू सेम होती है। तो यहाँ पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अगर मैं अप्लाई करूँगा तो 5 टू पावर 4 इंटू 5 टू पावर 2 करके अप्लाई कर सकता हूँ। 5 टू पावर 4 प्लस 2 यानी कि 5 टू पावर 6 मेरे क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए। ऑप्शन सी में आंसर दिया है, ऑप्शन सी को आप टिक कर लीजिए। 5 की घात 4 गुणित -5 की घात 2 का घातांक जो बनेगा वो 5 की घात 6 बनेगा। 32वें सवाल में अब हम पहुंच गए हैं। एक टोकरी में 10 सेब हैं, 10 एप्पल हैं, 8 अनार हैं, 12 अमरूद हैं। टोकरी में से एक सेब निकालने की प्रायिकता क्या है। तो पहले तो आप ये देखिए कि टोकरी में कुल कितने फल हैं। 12 और 8 20, 20 और 10 30। टोटल जो फ्रूट हैं वो है आपके पास 30। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है सेब यानी कि एप्पल। एप्पल टोटल कितने हैं, 10 हैं। तो एप्पल को निकालने की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो होगी 10/30। इसका सिंपल सा एक फार्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। मतलब आपको जितनी चाहिए उसके नंबर्स बटा टोटल के नंबर्स। आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपके पास फाइनल आंसर बनेगा 1/3। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, आप इसे टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में अब हम पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 33 ये कहता है, ये जानना चाहता है आपसे कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें विकर्ण बराबर होते हैं और प्रतिच्छेद बिंदु समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं तो वह चतुर्भुज कौन सा होगा। क्वाड्रिलेटरल in which the diagonals are equal and point of intersection intersect at right angles will be a dash quadrilateral। ऑप्शन आपके पास हैं आयत, वर्ग, त्रिकोण और वृत्त। तो सी और डी के होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सर्कल और ट्रायंगल तो किसी भी तरह से आपके क्वाड्रिलेटरल नहीं होते। बात थोड़ी सी कंफ्यूज करेगी आपको आयत और वर्ग में। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये वर्ग यानी कि स्क्वायर में अप्लाई होती है, तो आप बी पे टिक लगाएंगे, पी ही आपका करेक्ट आंसर होगा। आयत में पहली प्रॉपर्टी तो वो फुलफिल कर रहा है कि उसके विकर्ण बराबर होते हैं,
परंतु प्रतिच्छेद बिंदु समकोण पर प्रतिच्छेद करते हों ये ज़रूरी नहीं होता। तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 34। समांतर चतुर्भुज जिसका आधार 15 सेंटीमीटर और शीर्षलंब 10 सेंटीमीटर है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? What will be the area of parallelogram whose base is 15 सेंटीमीटर and altitude is 10 सेंटीमीटर? समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का बहुत साधारण सा एक सूत्र है, आधार गुणित लंब या आधार गुणित ऊंचाई। आधार आपका 15 है, शीर्ष लंब 10 का है, दोनों को गुणा करूंगा तो 150 और यूनिट दोनों में सेंटीमीटर है तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। ऑप्शन सी आपको आपका आंसर दे रहा है, सी पे टिक लगाइए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। यदि किसी भिन्न का अंश उसके हर से 2 अधिक है तो भिन्न का अंश 5 हो तो भिन्न क्या होगा? The numerator of fraction exceeds its denominator by 2. If the numerator of the fraction is 5, then what is the fraction? बहुत सरल, बहुत आसान सवाल है, देखते ही बनने वाला सवाल है, परंतु आप देखिए देखते ही क्या होता है। एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 अधिक है, भिन्न का अंश 5 है, ये भिन्न का अंश हो गया 5, और वो उसके हर से 2 अधिक है, मतलब हर कोई से 2 कम होना चाहिए, तो मतलब 3 होना चाहिए उसको। भिन्न का हर 3 होगा तब अंश उससे 2 अधिक होगा। हर 3 हो तो 3 से 2 अधिक 5 हुआ, तब तो भिन्न का अंश 5 होगा। अब आप ये देखिए आपका उत्तर बनता है 5/3। ये 4 जो ऑप्शन दिए हैं उसमें कहीं पर भी 5/3 नहीं है। एक ऑप्शन यहाँ 5/7 दिया है, एक ऑप्शन यहाँ 9/6 दिया है, एक ऑप्शन यहाँ 8/7 दिया, एक ऑप्शन यहाँ 7/5 दिया। चारों ऑप्शन इसमें रॉन्ग हैं। आपका जो ये क्वेश्चन है इसके इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन मैंने देख लिए हैं, इसमें टाइपिंग एरर था। निश्चित रूप से या तो एग्ज़ाम हॉल में ये करेक्शन कराया गया रहा होगा या इस क्वेश्चन में आपको बोनस दिया गया होगा। तो करेक्ट आंसर आपका 5/3 होगा। या फिर क्वेश्चन की मिसप्रिंट ये हो सकती थी कि ये उल्टा है, जैसे कि हर इसका अंश से 2 ज़्यादा है ना। यहाँ पर अंश इससे 2 ज़्यादा है लेकिन अंश जो है वो 7 है, यहाँ पर जो है अंश को 5 बताया गया। या तो यहाँ पर हर कर दीजिए तो फिर ऑप्शन ये आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के बात उल्टी सीधी कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रही है, तो हम इस क्वेश्चन को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। अगला सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। x वर्ग धन y वर्ग एक कोष्टक में है, दूसरे कोष्टक में 3x ऋण 5y, इसका मान क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट 3x माइनस 5y। देखिए मैं मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ एक एक करके। पहले ये एक्स स्क्वायर 3x से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 3x का क्यूब, फिर यही एक्स स्क्वायर 5y से मल्टीप्लाई करेगा तो 5x स्क्वायर y, फिर एक्स वाई स्क्वायर 3x से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 3xy स्क्वायर, फिर y स्क्वायर 5y से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 5y क्यूब। अब आप देख लीजिए कौन सा उत्तर इस उत्तर के साथ मेल खा रहा है। ऑप्शन ए आपके इस उत्तर से मेल खा रहा है, यही आपके सवाल का सही जवाब होगा। हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। एक कार है, 48 लीटर पेट्रोल में 432 किलोमीटर चलती है, 20 लीटर पेट्रोल में कितना चलेगी? यूनिटरी मेथड का एक सामान्य क्वेश्चन है। अगर 48 लीटर में वो चलती है 432 किलोमीटर तो 1 लीटर में वो चलेगी 432/48 किलोमीटर, और इसलिए अगर मैं 20 लीटर में चलाना चाहूँ उसको तो मुझे 20 से इसको गुणा करना पड़ेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 4 से कट रहा है ये, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और ये 4 पंचे 20। 12 से ये कट सकता है शायद, देखते हैं। 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और बच्चेगा 7, 12 छक्के 72। ये 36 आया, ये 5 आया, 36 और 5 को गुणा करूंगा तो 180 आएगा। 180 किलोमीटर ये चल पाएगा 20 लीटर डीजल से या पेट्रोल से। आपके सवाल में ऑप्शन सी दिया है 180, तो 180 किलोमीटर आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसमें किलोमीटर नहीं लिखा यूनिट में, आप इसे किलोमीटर मान करके टिक लगा सकते हैं।
38 क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर्टी है, इसमें आपको ना तो सॉल्व करना है ना कुछ चेक करना है। -5/9 धन 4/7 बराबर 4/7 धन क्या होगा। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्रम विनिमय नियम का उदाहरण है। 4/7 ऑलरेडी आपने यूज़ कर लिया, तो यहाँ पर -5/9 आपका उत्तर होना चाहिए। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। सीधे सीधे बी ऑप्शन में आप टिक लगा सकते हैं। अब इस सेक्शन के 2 प्रश्न और बच गए हैं, 39 और 40। हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 39 में। पहले क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5, 6 और 3 मीटर है। इसमें भरी हवा का आयतन क्या होगा। 100 मीटर क्यूब, 90 मीटर क्यूब, 80 मीटर क्यूब, 95 मीटर क्यूब। द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर, 6 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। What will be the volume of air filled in it? वॉल्यूम ऑफ एयर, जो रूम है उसकी साइज़ घनाप की है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, तो घनाप के आयतन का सूत्र होता है ए गुणित बी गुणित सी या एल गुणित बी गुणित एच। जो भी आप जिस भी वेरिएबल को आप यूज़ करें, आप उसे लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई के अर्थ में ही देखें और तीनों को गुणा कर दें। आपके पास तीनों जो डायमेंशंस हैं, तीनों भुजाओं का इकाई एक ही है, मीटर मीटर मीटर। पहले इकाई ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इकाई कहीं 2 मीटर में है, तीसरा सेंटीमीटर में है, तो फिर उस कंडीशन में आपको तीनों को एक इकाई में बदलना ज़रूरी हो जाता है। अब इसको गुणा करेंगे तो 5 छक्के 30 और 30 तिया 90 होगा, 90 मीटर क्यूब। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आप सी ऑप्शन पे टिक लगाइए। तो 90 मीटर क्यूब इसका आयतन होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर फील्ड इन दैट रूम। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या पूछता है ये देखते हैं, और फिर उसके बाद हम इस सेक्शन को यहीं पर ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये आखिरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का कुछ पार्ट जो इंग्लिश मीडियम का है वो थोड़ा दब रहा है, स्क्रीन पर प्रॉपर आ नहीं पा रहा है, क्योंकि ये जो मुझे पेपर मिला है जहाँ से PDF मैंने लिया है वो कुछ इसी तरह का ही है। इस पर मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। मैं पढ़ के आपको समझाने का प्रयास करूँगा क्वेश्चन में क्या लिखा है। एक बेलन का वक्राकार भाग का क्षेत्रफल 1000 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका व्यास 20 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई कितनी होगी ये बताना है। एरिया ऑफ द कर्व्ड पोर्शन ऑफ सिलेंडर इज 1000। मतलब इस बेलन का CSA जिसको हम कहते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1000 है और डायमीटर इसका 20 है। मतलब कि आपको D की वैल्यू दिया है 20 सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर में है, इसलिए यूनिट का कोई दिक्कत कहीं पर नहीं है। आपको हाइट निकालने के लिए कह रहा है वो। तो देखिए, अगर आप सिलेंडर के CSA की बात करते हैं तो CSA आप सिलेंडर होता है, उसका फार्मूला आप लगाइए 2πRH। ये सिलेंडर का CSA यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। इसे वक्र पृष्ठ कहा जाता है हिंदी में, और अंग्रेजी में इसको कर्व्ड सरफेस एरिया कहा जाता है। तो CSA का फार्मूला 2πRH है। CSA की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें, 2 की जगह 2 रखें, पाई की जगह 22/7 रखें, R की जगह 10 रखें, क्योंकि उसने व्यास आपको अगर 20 दिया है तो त्रिज्या इसकी आधी होगी 10, और उसके बाद H आपको निकालना है, H को वहीं छोड़ दें। अब इसे थोड़ा पक्षांतर कर लें, तो 1000 × 7/2 × 22 × 10, और आपको ये H मिलेगा। अब आप देखिए कुछ कैंसिल हो रहा हो अगर, तो ये इससे तो कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 पंचे 10 और ये 0। 50/22 आ रहा है। आपको ऊंचाई पूछा है उसने। अब 50/22 इसमें कहीं पर भी नहीं दिया है। मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन के साथ भी कुछ न कुछ दिक्कत है। मेरी समझ में इस क्वेश्चन में ये 1000 के साथ पाई होना चाहिए था, 1000 पाई सेंटीमीटर होता तो यहाँ पर पाई आता और वो पाई इस 7/22 को कैंसिल कर देता और H की वैल्यू 50 आ जाती। तो उस कंडीशन में H की वैल्यू 50 सेंटीमीटर होगी। लेकिन अगर नहीं दिया हो तो H की वैल्यू आपने जैसा अभी निकाला है वही होगा, 50 × 7/22। तो कुछ इस तरह से मामला बनेगा।
इस क्वेश्चन में और एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हमने ऐसे निकाले जहाँ पर आपको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल रहा है, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई सुधार की गुंजाइश बनी हुई है। तो मित्रों ये थी जानकारी और ये था आपका पूरा सोल्यूशन प्रयास आवासीय विद्यालय के 23-24 के गणित खंड का। इसमें सोशल साइंस का खंड और रीजनिंग का खंड शायद रह गया है और उसके साथ साथ मेरा ख्याल है लैंग्वेज का सेक्शन होगा। आने वाले दिनों में हम उसका भी सॉल्यूशन आपके साथ लेकर आएंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन सॉल्यूशंस को बनाइए। इससे रिलेटेड और कोई आपकी डिमांड है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम प्रयास करेंगे कि आपका प्रयास सफल हो और आप प्रयास में प्रवेश पा सकें। फिर मिलेंगे, बाय बाय।